आप सब लोग जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है और गो कि ये एक हैरान कुन कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन ज़ाती तौर मेरे वास्ते ये कोई भी हैरान कुन कदम नहीं है, क्योंकि आज़ाद साहब के जो पिछले 2 साल से आप लोग भी सुनते आए हैं, मीडिया में भी आया, प्रेस में भी आया, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसका चर्चा रहता रहा और बिलखसूस जब उनकी रिटायरमेंट हुई राज्यसभा से, जो एक टेयरफुल फेयरवेल उनको दिया गया एक न्यूली फाउंड बॉनहमी के तहत, उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना बिल्कुल साफ था कि हम आज़ाद साहब को ज़ाया नहीं होने देंगे और उनको जल्द ही किसी एक ख़ास मिशन और एक ख़ास काम के लिए मखसूस किया जाएगा। बहरहाल आज़ाद साहब ने जो टाइम मुकर्रर किया, जो टाइमिंग सेट की अपने इस्तीफ़े की, बावजूद इसके कि पिछले 8-9 महीने से वो इंडिपेंडेंटली जम्मू कश्मीर में काम भी कर रहे थे और कांग्रेस की लीडरशिप पे सवालात भी उठा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो टाइमिंग उन्होंने मुकर्रर की, उसके 2 ज़ाविये हैं और अहम ज़ाविये। नंबर 1 ये कि ऐसी क्या वजह है जब भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बीमार होती हैं, अस्पताल में होती हैं या बैरून मुल्क इलाज करने के वास्ते जाती हैं, वही वक्त क्यों आज़ाद साहब चुनते हैं अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए। चाहे वो G23 के तहत जो बैनर के तहत उन्होंने जो लेटर लिखी, उसमें क्वेश्चंस रेज किए, लीडरशिप को उनकी नाकस कारकर्दगी का हवाला देते हुए, या अभी जो रेजिग्नेशन उन्होंने लेटर जो दी वो टाइम हो। पहले टाइम पे आप सबको याद होगा मिसेस गांधी हॉस्पिटलाइज्ड थी और तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में रहीं और अब की बार वो इलाज के वास्ते बैरून मुल्क गई हैं। एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल जो इसमें देखने, सोचने, समझने का है, वो ये है कि परसों ही होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें होम मिनिस्टर साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक मीटिंग हुई। उसमें क्या बात हुई उसका खुलासा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद में आज़ाद साहब ने रिज़ाइन कर दिया। आज़ाद साहब की जो रेजिग्नेशन लेटर है 5 सफ़ों पे मुश्तमिल है। तकरीबन 3.5 सफ़ों पे उन्होंने अपना और अपनी सियासत का और कांग्रेस के साथ या गांधी फैमिली के साथ अपने ताल्लुकात का खुलासा किया है। 3.5 सफ़हात पे अगर कहा जाए तो उन्होंने अपने सेल्फ प्रेज और अपने जो प्लम पोस्टिंग्स पे वो आज तक मुकर्रर रहे हैं उसका खुलासा किया है। यानी उनका 3.5 सफ़हात पे जो उन्होंने अपना खुलासा पेश किया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो लोगों के दिमागों में सवाल उठते हैं
कि बावजूद इसके कि आज़ाद साहब ने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करने से आज तक जो भी मुमकिन प्लम पोस्टिंग्स हो सकती थी, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, वो पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीट हो, वो मिनिस्ट्रियल बर्थ्स हो, वो चीफ मिनिस्ट्री हो, उस सब का खुलासा करके लोगों के दिलों में जो खदशात थे कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उस सब का उन्होंने जवाब दिया है। बाकी जो 1.5 सफ़े पे उन्होंने अपने वजूहात बताए हैं, उन्होंने बिलखसूस राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए जो बातें कही हैं, तो हम सबको ये याद है, अगर नहीं है तो याद करना चाहिए कि राहुल गांधी का जो प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो प्रीलिमिनरी सेशन हुआ था 2018 में, उसका प्रपोजल भी आज़ाद साहब ने ही पेश किया था और पास भी करवाया था। और उसके साथ साथ उसमें उन्होंने तमाम डेलीगेट्स से ये कबूल करवाया कि राहुल जी को ये इख्तियारात दिए जाने चाहिए कि वो अपनी टीम भी खुद से मुकर्रर करें और CWC मेंबर्स को भी नॉमिनेट करें। तो ये जो ये डबल स्पीक है, ये खुद आया और बयां है। एक साइड से वो कहते हैं कि राहुल गांधी की वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, दूसरे साइड से खुद से वो राहुल गांधी को एक वाहिद लीडर समझते हैं जो अपोजिशन की आवाज़ को उभारते हैं और जो इस वक्त हेड ऑन लिए हुए हैं मौजूदा डिस्पेंसेशन से। और उसके बाद देखना ये है, जो बातें उन्होंने कही हैं अगले 1.5 पेज में, कहीं उन्होंने इसमें कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं की है कि आया कि उनकी डिफरेंसेस जो हैं कांग्रेस पार्टी के साथ वो आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे हैं, जो उन्होंने लिखा है वो सिर्फ पर्सनल बुनियादें हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना अरसा कांग्रेस पार्टी को देने के बाद उनको ऐसा कदम उठाना चाहिए था जहां पे उन्होंने वो खुद से कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की जो कोर फिलॉसफी है, जो कोर आइडियोलॉजी है, वो अगर हम ढूंढना चाहें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसमें से निकलती है, उसमें मुज़मिर है। लेकिन उनका सिर्फ ज़ाती बुनियादों पे इस्तीफ़ा देने से ये साबित होता है कि शायद उनको उस फिलॉसफी से, उस आइडियोलॉजी से डिफरेंस है जिसके तहत इस वक्त कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस पिछले कई महीनों से कमर बस्ता है राहुल गांधी की क़यादत में। उन डिविसिव फोर्सेस को फाइट आउट करने को जिन्होंने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में माहौल बहुत ख़राब करके रखा है, जो प्लूरलिज्म की पॉलिसी को नहीं मानते हैं, जो सेक्युलरिज्म को चैलेंज करते हैं, जो वेंडेटा की पॉलिटिक्स को चलाते हैं और जिन्होंने कंप्लीट पोलराइजेशन, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे हो या हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, तो अगर उन्होंने आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे इस्तीफ़ा नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो कोर फिलॉसफी है वो उस कोर फिलॉसफी के खिलाफ हैं, और वो है प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स, वो है वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, और वो है
यहाँ पे हर फिरका, हर तबका, हर शहर, हर गांव, हर रुकबा को साथ चलाने वाली बात। बिल आखिर इसमें यही साबित होता है कि एक दफा फिर बीजेपी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस फ्रैगमेंटेशन की चंद इकदामात उठाए, शायद बीजेपी को यह लगता है कि उनका वो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस जो उन्होंने शुरू किया था वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी एक दफा फिर से कामयाब हो गई है उस फ्रैगमेंटेशन को लेके। यहां पे फिर से एक नया, एक पार्टी की सूरत में हो या एक फैसिलिटेशन की सूरत में हो, एक दफा वो फिर से कामयाब हो गई है। अलबत्ता जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, मैं ये कह देना चाहता हूं, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है कि भले ही आज़ाद साहब ने किनारा कशी कर दी हो कांग्रेस पार्टी से, और भले ही उनके साथ में कुछ उनके बेनिफिशरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम उनके साथ में अलाइन हो गए हों, लेकिन जहां तक काडर का ताल्लुक है और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो फिलॉसफिकल और कन्विक्शनल और आइडियोलॉजिकल एफिनिटी रखते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और ये जो एक नया अटेम्प्ट फ्रैगमेंटेशन का है उसको फाइट आउट करेंगे। थैंक यू। कांग्रेस को ओवरऑल कितना नुकसान पड़ेगा उठाना आने वाले इंतखाबात में? और नंबर 3 की आप ही का जुमला है कि पॉलिटिक्स इज बैनर ऑफ हैप्पी, तो वावेला क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम वावेला नहीं कर रहे हैं। हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज़ाद साहब ने बजाय कन्विक्शनल डिफरेंसेस, बजाय आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के, एक पर्सनल एनिमोसिटी के तहत या एक पर्सनल डिफरेंस के तहत शायद वो जो कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो ये भी तो उनको याद रखना चाहिए कि पिछले 50 साल से वही ऑन बोर्ड थे। आज जिनको वो साइकोफेंसी की बात करते हैं कि साइकोफेंट्स ने घेर लिया हुआ है, शायद एक वक्त में उनके नाम पे भी यही कहा जाता था कि इनकी साइकोफेंसी से सब लोग पीछे रह रहे हैं। तो ये बातें आजकल की जो जनरेशन है शायद उनको ना पता हो, उन तक ये बात पहुंचाने के वास्ते ज़रूरी है, कोई वावेला नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी लेटर में राहुल गांधी की लीडरशिप पे जो सवाल उठाए हैं 2013 से, जिस तरह से उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस बिल जो है उसको फाड़ डाला, उसके बाद जो लगातार 49 देखिए जो क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज राइट टाइम फॉर द कांग्रेस लीडर्स टू मेक राहुल गांधी अकाउंटेबल, टू मेक कांग्रेस लीडरशिप अकाउंटेबल? और इंटरनल डेमोक्रेसी पे इतना हल्ला बोल क्यों नहीं? क्यों कांग्रेस वापस वो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, वो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहती? See, this consultative mechanism is being questioned today. Why wasn't it questioned earlier? The matter which you are referring to about that ordinance, उस वक्त भी तो आज़ाद साहब के पास ऑप्शन ओपन था। जो आज वो करना चाहते हैं वो उन्होंने उस दिन क्यों नहीं किया? Just because that he was enjoying the loaves of power, just because he was being listened, and just because he had no difference with Rahul Gandhi that time, he didn't say anything. He kept mum. He should have resigned that time. If he is so ethically empowered politician, he should have done it that time. Number one. Number two, isn't it Mr. Ghulam Nabi Azad who proposed the name of
Rahul Gandhi for being the president in 2018. So if he questions the utterances of Mr. Rahul Gandhi earlier, from 2013 to 2018, he had enough time to resign and he had enough time to show his resentment, which he never did. So you made a strong charge wherein you said Prime Minister Modi was backing Ghulam Nabi Azad. Well, that I earlier mentioned, the bonhomie, the newfound bonhomie is very clear. And it is only after that that things started unfolding. Ji. तारिक साहब, अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज़ाद साहब को ज़ाया नहीं होने दिया जाए। जी। क्या हम इसको मानेंगे कि इसको नेशनल लेवल पर इस्तेमाल किया जाएगा, या जो क्योंकि यहाँ इलेक्शंस की बात बार बार कही जा रही है, इसको जम्मू कश्मीर में दूसरी पार्टी खड़ी करनी होगी या वोट डाइवर्जन होगा। दूसरा कि जो उसने लेटर 5 सफ़ात पर मुस्तफिल लिखी है, जो उसका आखिरी डेट पेज है, उसमें सीधा उसने टारगेट है कि राहुल गांधी सिंस 2013 the working system of Congress was uncomfortable. I think I have already replied this question. जो 2013 का वो कहते हैं कि consultative mechanism जो था वो that had ceased to exist. अगर वैसा था, why did Ghulam Nabi Azad propose Rahul Gandhi's name? That means he was not uncomfortable. It is just an excuse this time. Had he been so uncomfortable, why did he rise in front of thousands of delegates and proposed his name and even said to this extent that Rahul Gandhi should be given a free hand to choose his team as well as nominate the CWC members? Due to the lack of respect also, as Farooqullah also yesterday mentioned, because for last 7 years he was uncomfortable, not getting the proper respect. Well, if you say that the respect is only when you get plum postings, positions, when you get authority in the CWC to be the general secretary, for that, I mean, the things are very clear. He has been saying all this after he has no position in the party. He is not general secretary today. He has no ministerial berth today. So maybe that could be the reason for his feeling that he is not respected. Otherwise, he was a respectable leader of not only Jammu and Kashmir, he was a respectable leader of the Congress party as well. करा साहब आजाद साहब अगर अगले महीने कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी लेके आ रहे हैं, एक नई पार्टी, और जिन्होंने उनके सपोर्ट में यहाँ पे इस्तीफा दिया है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पे अगर छोटा सा छोटा कारकुन भी पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको रिप्लेस करते हुए भी थोड़ा टाइम लगता है. आई वुड नॉट से कि नुकसान और फायदे की बात इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, दैट बीजेपी हैज वंस अगेन सक्सीडेड. You must understand this thing. BJP has once again succeeded in fragmenting the votes of Jammu and Kashmir. And BJP's gain is loss of the people of Jammu and Kashmir. करा साहब फारूकुल्लाह साहब ने भी कल में आजाद साहब has done this at the behest of BJP. This is the popular perception today. And the unfolding things which have come up sequentially, if you see that we have all the reasons to believe what the popular perception is.